अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं हमारा जो लेक्चर था डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट बिल्डिंग पे, जो हमारा आईएस कोड 13920 1993 पे। तो अब हम बात करते हैं कॉलम्स और फ्रेम मेंबर्स की, जिनके ऊपर हमारे एक्शियल लोड्स आ रहे हैं। तो ये क्लास नंबर 7 है हमारे कोड में, लोड और बेंडिंग के ऊपर, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जो कि हमारा कॉलम है वो जो है वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर है। इस पे एक्शियल लोड आता है और उसमें से फिर एक्शियल लोड होने की वजह से क्या हो जाता है, हमारा वहाँ पे बेंडिंग भी हो सकती है वहाँ पे। ठीक है। तो उसकी वजह से अगर हमारे पास अगर अर्थक्वेक आ गया तो हम क्या हो, उसमें आ जाएगा टेंशन आ जाएगा, तो हमारे दोनों फेसेस पे टेंशन आ सकता है। तो इसके लिए हमारे लिए कोडल प्रोविजंस दी चुकी हैं, जो कि कॉलम्स और फ्रेम मेंबर्स के लिए हमें, जैसे कि हम कह सकते हैं भाई, हमें कोई फैक्टर लोड दिया गया है जिसकी वजह से हमारी वहाँ पे इंक्रीज़ हो सकती है, जैसे कि फैक्टर एक्शियल स्ट्रेस 0.1 एफ सी के इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंक्रीट। तो इसी तरह से यही चीज़ जो है हमें वो बढ़ा देनी है उसमें, जबकि हमारे पास अर्थक्वेक लोड्स आएंगे। तो हम बात करते हैं जो कि हमारे पास जो हमारा कॉलम है उसमें बेसिकली दो टाइप्स की रीइंफोर्समेंट हो सकती है। एक है लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट और दूसरी है ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट। क्योंकि जो अर्थक्वेक है उसकी वजह से जो टेंशन आ सकता है हमारे दोनों बोथ फेसेस ऑफ कॉलम्स पे या फ्रेम्स पे, क्योंकि उनका जो नेचर ही है रिवर्सिबल है, तो उसी के लिए कोडल जो है एप्लीकेबल है हमारे कॉलम्स में और मेंबर्स के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, जो डायमेंशन है हमारे मेंबर की वो कम से कम 200 mm से कम होना नहीं चाहिए। अगर हम फ्रेम्स की भी बात करेंगे तो वो जो हमारे बीम्स होते हैं सेंटर टू सेंटर, उनका स्पैन अगर एक्सीड करेगा, अगर उनका सेंटर टू सेंटर स्पैन एक्सीड करेगा 5 मीटर, या हम कॉलम जो है जिसकी अनसपोर्टेड लेंथ एक्सीड करती है 4 मीटर, ठीक है, तो वो जो है उसको शॉर्टेस्ट डायमेंशन ऑफ कॉलम उसका 300 mm से कम नहीं होना चाहिए। तो दो कंडीशंस यहाँ पे हमने पहले चेक करनी है। एक तो देखना है सेंटर टू सेंटर स्पैन जो है वो कहीं 5 मीटर से ज़्यादा तो नहीं है, या हमें और एक चीज़ देखनी है, अगर हमारी अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम जो है वो एक्सीड तो नहीं करी है 4 मीटर के। तो जो फिर जो हमारा शॉर्टेस्ट डायमेंशन होगा ना फिर कॉलम का, वो 300 से कम हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये पहला था। और इसी तरह से तो हमारा जो है रेशियो भी हम चेक करते हैं हमारे डायमेंशंस की, जो शॉर्टेस्ट टू अदर डायमेंशन होगा इट शुड नॉट लेस देन 0.5, वो सॉरी 0.4 से कम नहीं होना चाहिए। ये कुछ जो है चीज़ें हम पहले ही चेक कर लेते हैं, जैसे कि हमें पहले ही ध्यान में रखना चाहिए कि भाई इतना डायमेंशन होना चाहिए, इतना डायमेंशन हम नहीं बना सकते हैं। यही चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलेंगी। तो अब बात करते हैं हम, जो हमारा कॉलम है उसमें लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट ऑफ कॉलम कैसे होगा। तो हमारे कोड में क्लास नंबर 7.2 में दिया गया है, अगर हमारे पास भाई रीइंफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम है जो कि आम है हमारे आजकल की प्रैक्टिस में, तो उसमें क्या है, हम लैपिंग करते हैं, लैप कॉलम बार्स देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा कॉलम जो है रीइंफोर्समेंट, मतलब हमें कॉलम बहुत बड़ा लंबा करना है या कुछ हमारी डिस्टेंस है, तो हमारे पास बार पहले है, आधा बार है, उसको और लैप जाके ऊंचा करना है, तो उसको हम लैप, उस पर हम लैप डालेंगे, लैप बार डालेंगे। तो लैप लेंथ जो है वो हमें प्रोवाइड वहाँ पे ऐसी करनी है कि जहाँ पे हमें ऐसा हो कि जहाँ पे ज़्यादा लोड ना आए। फॉर एग्जांपल हम अगर लैप लेंथ देखेंगे तो कहीं पे वहीं ना होना चाहिए जहाँ पे हम टॉप पे ज्वाइन करवाना चाहेंगे लेंथ, या बॉटम पे। तो ये इन बिटवीन मिडल में होनी चाहिए हमारी जो लैप लेंथ है। और कम से कम वर्टिकल बार जो है हाफ होनी चाहिए कॉलम्स में, जहाँ पे हम कम तकरीबन हाफ स्टोरी तक ऐड होनी चाहिए, कम से कम वो पड़ा हुआ होना चाहिए एक बार। तो उसके बाद अगर हम लैप दे भी दें वर्टिकल बार में तो वो ठीक रहेगा हमारे पास। तो उसके बाद अगर हमने लैप्स भी दे दिए हैं, उसके बाद जो है हमारे पास उसके टाइज भी हमें उसमें करनी है, ताकि एंटायर लैब लेंथ जो है उसमें हमने जो है स्पेसिंग जो है 150 mm से ज़्यादा दूर नहीं रखनी है, जो भी हम उसमें टाइल्स डालेंगे, और वहाँ पे 150 mm से ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। लैपिंग अगर कर ली किसी जॉइंट की तो वह हमारी डिफरेंट स्पेसिंग हो सकती है टाइल्स की, तो लेकिन जहाँ पे हम लैपिंग कर रहे हैं उसकी 150 mm सेंटर टू सेंटर होनी चाहिए।
और इसी तरह से जो हमारी डक्टाइल डिटेलिंग जो है कॉलम्स की, वो हमारे पास फिगर भी है, उसमें भी हम थोड़ा सा देखेंगे, वो आगे जाके मैं बता दूंगा, वहाँ पे भी आएगी, आपको मैं बता दूंगा फिगर में कैसे दिखाया है कि भाई कॉलम की कैसे रीइंफोर्समेंट करनी चाहिए। तो अब बात करते हैं हम ट्रैवर्स रीइंफोर्समेंट ऑफ कॉलम। ट्रैवर्स जो है उसको हम बेसिकली लेटरल टाइज कह के नाम से भी कहते हैं। यहाँ पे लाइज लिखा हुआ है, ये बेसिकली टाइज है। तो ये बेसिकली हमारे किस काम आता है? सबसे पहले अगर देखा जाए कि हमारे पास हॉरिजेंटल शेयर फोर्सेस आते हैं हमारी ड्यू टू अर्थक्वेक की वजह से, तो फिर उसकी वजह से अगर वो आने स्टार्ट हो गए हॉरिजॉन्टल अर्थ ये शेयर फोर्सेस, तो उसकी वजह से हमारे पास जो है कॉलम्स उसमें डायगोनल क्रैकिंग हो जाएगी। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने सबसे पहले ये टाइज मदद करते हैं कि वो क्रैक ना हो। और दूसरी बात, जो हमने वर्टिकल बार्स भी डाले हुए हैं उनको भी तो होल्ड करना चाहिए ना, कोई ना कोई, तो उनको होल्ड करने के काम भी बहुत आता है ये हमारे वर्टिकल बार्स को टाई करेंगे हमारे लेटरल टाइज। और तीसरा हम कह सकते हैं जो कि बकलिंग हो सकती है हमारे वर्टिकल बार्स में, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे लेटरल टाइज बहुत काम आते हैं। ठीक है, तो हमारे क्लास नंबर 7.3 है, उसमें जो कोडल प्रोविजन दी गई है हमारे क्या लेटरल टाइज कैसे होने चाहिए कॉलम में, ठीक है, तो वो हम बात करेंगे। तो इसी तरह से जैसे कि हमारी ट्रांसवर्स जो रेइंफोर्समेंट हो सकती है सर्कुलर कॉलम्स में, वो होनी चाहिए या तो सर्कुलर होनी चाहिए, अलग अलग सर्कुलर होनी चाहिए, वरना हम स्पाइरल उसको डाल सकते हैं। तो जो रेक्टेंगल होगा और रेक्टेंगुलर कॉलम होगा ओब्वियसली उसमें रेक्टेंगुलर ही डालेंगे, तो उसमें रेक्टेंगुलर स्टाइरप्स कहते हैं, स्टाइरप्स भी कह सकते हैं। और दूसरी बात, आपको मैंने इससे पहले भी एक लेक्चर में बताया था, जो हमारे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये समझो लेटरल टाई है, इधर वाला जो एंगल है वो 135 डिग्री हुक पे होना चाहिए। और उसकी एक्सटेंशन भी मैंने बताई थी, अगर हमें वहाँ पे लोड पड़ रहा है तो वो कोई एक्सटेंशन भी ये जो है यहाँ पे ये एटलीस्ट 10 टाइम्स डी होनी चाहिए। डी मीन्स डाया ऑफ अ बार, जो आपके लिए वहाँ पे लेटर टाई के लिए आपने डाया ऑफ अ बार चुना है, तो ये। और तीसरी कंडीशन भी ये है कि कम से कम ये 75 mm से कम नहीं होना चाहिए, जो हमने यहाँ पे भी फिगर में दिखाया है कि ऐसे कि भाई यहाँ से यहाँ तक लेंथ जो है 10D होनी चाहिए, या इट शुडंट ग्रेटर और इक्वल टू, इट शुड ग्रेटर और इक्वल टू, मतलब कि लेस नहीं होनी चाहिए, 75 तक होनी ही चाहिए मिनिमम से मिनिमम तक। ठीक है, ये हमारा कॉलम है, जैसे कि मैंने कहा 300 से कम नहीं होना चाहिए, 300 to 300, तो ये भी हम यहाँ पे इस फिगर में हम पता कर सकते हैं। और जो पैरेलल लेग्स है ऑफ टाइज, इट शुड नॉट बी मोर देन 300 mm अपार्ट। तो पैरेलल लेग्स को क्या कहेंगे हम, ये वाली लेग्स, तो ये वाली लेग्स जो है ये भी तकरीबन कहते हैं कि भाई 300 से ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए, 300 mm सफिशेंट है हमारे। अगर वहाँ पे लेटरल टाइज है तो 300 mm में, अगर हम वहाँ पे अगर हमारा 600 का कॉलम में होगा तो हम पूरा 600 नहीं डाल सकते, तो उसमें हमें 2 फिर डालने पड़ेंगे। तो इस तरह से फ़िलहाल हम कहेंगे कि भाई 300 का कॉलम जो है वो सफिशेंट होता है हमारे लिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं, spacing of ties should not exceed half the least lateral dimension except where spacing confinement arrangement is provided। तो बेसिकली क्या है कि अगर स्पेसिंग जो टाइज की है ये ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए, हमारी जो लीस्ट लेटरल डायमेंशन किसकी, हमारी जो लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ जो हमारा कॉलम है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे अब सुबह कन्फाइनमेंट रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी होगी, स्पेशल जो कन्फाइनमेंट रीइंफोर्समेंट करनी पड़ती है वो हम वहाँ पे करते हैं, जहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं मैट फाउंडेशन के साथ ही हमें कॉलम्स वगैरह बनाने पड़ते हैं, वहाँ पे आप वो आगे जाके दूसरे यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये, और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, चलो अभी देखते हैं वो हम आपको भी बताएंगे। फ़िलहाल हम यहाँ पे नेक्स्ट ये देखिए, हाँ ये देखो, अगर इस अगली फिगर की बात करते हैं तो कह रहे हैं द पैरेलल लेग्स ऑफ द टाइज शुड नॉट एक्सीड मोर देन 300, तो 300 से ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। इफ़ इट इज़ मोर देन 300 देन अ क्रॉस टाई ऑफ अ पेयर ऑफ अ क्रॉस लैपिंग टाइज आर रिक्वायर्ड। तो देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, अगर हमारी जो लेंथ है यहाँ पे इसकी
ग्रेटर देन जो है यहाँ पे 300 mm अपार्ट, यहाँ पे देखो ये बड़ी 300 mm है, ग्रेटर देन 300 दिख रहा है ना 300, तो ये समझो लेस देन, फिर 300 हमने क्या किया है यहाँ से यहाँ तक हाफ, उसको लेस देन 300 कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये बड़ी डिस्टेंस का है, तो हम एक लेटर टाइप कॉमन डालेंगे ऐसे, और उसके बीच में एक यहाँ से एक और क्रॉस टाई डालेंगे। तो ये तभी कंडीशन है जबकि हमारी एक साइड बड़ी होगी, एक साइड 300 की कॉमन होगी, तब हम ये वाली कंडीशन फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी जो है, अगर अब हमारे पास जो है हमारा जो डायमेंशन है एच सी जो है यहाँ से, ये ग्रेटर देन 300 तो है, और यहाँ भी 300 से ग्रेटर देन ही है, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ इस बार में हमने 6 बार डाले हुए हैं इस कॉलम में, तो हम एक लेटर टाई यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, दूसरा लेटर टाई इसको ओवरलैप करेंगे, और बीच में यहाँ पे क्रॉस टाई डालते हैं। तो ये तभी होगा पॉसिबल, इस चीज़ को ओवरलैपिंग हुप भी कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम ओवरलैपिंग कहेंगे और इस चीज़ को हम क्रॉस टाई कहेंगे, ये वाला जो है सेकंड पॉइंट कहता है भाई। तो नेक्स्ट बात करते हैं इस फिगर की, जो मैंने कहा था आपको, जो हमारे कॉलम्स में आती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारी h/6 डिस्टेंस है, और ऊपर भी h/6 सेम ही है, और नीचे भी हम देखेंगे h/6। और 450 mm की बात करेंगे, या हमारा d जो है, d इज़ द डायमेंशन ऑफ लीटर डायमेंशन, जो हमारा सबसे छोटा डायमेंशन होगा वो डायमेंशन के हिसाब से हमें यहाँ पे जो है टाइज डालनी पड़ेंगी, ठीक है। ये हमें जो टाइज डालनी है ये क्लोजली स्पेसिंग होगी, या तो ये d/4 हो सकता है, या तो हम कह सकते हैं 100 mm से 100 mm तक कर सकते हैं, या तीसरी कंडीशन है ये 75 mm तक हम कर सकते हैं ये वाली। फिर ये जो है ये हम टाइज जो है ये कॉमन वाली टाइज है, जो दूर दूर को हम डाल सकते हैं, जैसे कि स्पेसिंग हम कह सकते हैं इसकी ग्रेटर, हम ज़्यादा नहीं d/2 से ज़्यादा नहीं ले लेते हैं। और उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो है ये मिडल ऑफ द समझो, यहाँ पे क्लियर हाइट यहाँ तक है, वो मिडल ऑफ द समझो स्टोरी हो सकता है, तो यहाँ पे हम ओवरलैपिंग करा लेते हैं, तो लैपिंग जॉइंट यहाँ पे बनता है, और उधर जो है हमारी जो लेटरल टाइज है वो क्लोज होगी एज कम्पेयर टू दिस पोर्शन, ठीक है। तो वो हम स्पेसिंग जो है ग्रेटर और डजंट ग्रेटर देन d/2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या हम कह सकते हैं और 150 mm से भी ज़्यादा यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये हमें जो है लैपिंग रीजन जो हम कहते हैं मिडल ऑफ हाफ ऑफ द कॉलम, ठीक है, जो है हाफ ऑफ द मिडल ऑफ हाफ ऑफ द कॉलम, उसको हम लैपिंग रीजन भी कह सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, स्पेशल कन्फाइनमेंट रीइंफोर्समेंट क्लास नंबर 7.4। अब ये क्लास नंबर 7.4 है क्या भाई, कहीं पे हमें थोड़ी सी स्पेशल कन्फाइनमेंट देनी पड़ती है रीइंफोर्समेंट की, वो कहाँ पे देनी पड़ेगी वो हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसे कि क्लोजली स्पेस्ड टाइज मस्ट बी प्रोवाइड एट द एंड्स ऑफ द कॉलम ओवर ए लेंथ नॉट लेस देन लार्जर डायमेंशन ऑफ द कॉलम, जो मैंने पहले भी उधर यहाँ पे इधर कहा था, इधर वाली से, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ ये कह रहा है कि यहाँ पे जो है क्लोजली स्पेस्ड टाइज मस्ट बी प्रोवाइड एट द एंड्स ऑफ द कॉलम ओवर द लेंथ नॉट लेस देन ए पार्ट लार्जर डायमेंशन ऑफ द कॉलम, तो यहाँ वाली बात हो रही है ये, ठीक है। और बी पार्ट है 1/6 ऑफ द कॉलम हाइट, 1/6 इज इक्वल h/6 यहाँ पे दिखा दिया था, और 450 mm ओवर द डिस्टेंस स्पेसिफाइड अबव end of the column, the vertical spacing of the ties in the column should not exceed d/4. d is the smallest dimension, छोटा dimension होता है d. This spacing should not be less than 75 mm and not greater than 100 mm, जो मैंने पहले भी आपको इधर बताया हुआ है, ठीक है। इधर ये d/4 और 100 mm और ग्रेटर देन 75 mm, ये वही चीज़ यहाँ पे आपको फिर से बता रहा है। व्हेन अ कॉलम गोज इनटू अ फुटिंग और मैट, यही जो कॉलम जो किसके अंदर फुटिंग या मैट फुटिंग है यहाँ पे इसके अंदर घुस रहा है, द स्पेसिंग कन्फाइनिंग रेनफोर्स शुड एक्सटेंड एटलीस्ट 300 mm, तो ये वाली रेनफोर्स जो है कम से कम, स्पेशल कन्फाइनिंग रेनफोर्स ये कम से कम होनी चाहिए ग्रेटर और इक्वल टू 3, कम से कम 300 से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे हमें बता रहे थे। तो स्पेशल कन्फाइनिंग रेनफोर्समेंट जो है ये तब हम फुल लेंथ ऑफ कॉलम बना लेते हैं जब हमें ज़्यादा स्टिफ वेरिएशंस होती है,
और उसमें हमें वहाँ पे ब्रेसिंग भी होती है या मेज़ेनिक फ्लोर होता है हमारा, जो मैंने इससे पहले भी यहाँ पे ये फिगर दिखा रहा है, ये है हमारा मेज़ेनिक फ्लोर। अगर हमारा एक स्टोरी यहाँ पे, तो हमने एक उसके ऊपर एक और फ्लोर बनाया है, तो उसमें हमें यहाँ पे ये फ्लोर बना, उसको मेज़ेनिक फ्लोर कहते हैं। और इन ये वाले कॉलम्स जो थे, इनको शॉर्ट कॉलम्स का नाम पड़ गया, ठीक है। तो ये वही चीज़ कर रहा है। उसमें क्या होगा, या हम कैप्टिव कॉलम्स भी कह सकते हैं। ओवर अ पार्ट ऑफ कॉलम ऑलरेडी एक्सप्लेन, ये मैंने पहले ही भी आपको बता चुका था। तो ये अब बताते हैं क्या है। फिगर जो है हमारे पास वेरिंग स्टिफनेस विद डेवलपमेंट शॉर्ट कॉलम इफेक्ट बता रहा है। यहाँ पे शॉर्ट कॉलम इफेक्ट आ रहा है। फिगर 6.9 शोज स्पेशल कन्फाइनिंग रेज फॉर रिक्वायर्ड फॉर द शॉर्ट और कैप्टिव कॉलम। तो इसका मतलब है जो हमारी रेनफोर्समेंट यहाँ पे हो रही थी इन कॉलम्स में, तो अब यहाँ पे जाके थोड़ी चेंज हो जाएगी, इस वाले में थोड़ी चेंज, क्योंकि यहाँ पे हमें कन्फाइनमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें यहाँ पे एक और फ्लोर यहाँ पे बन गया है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशल कन्फाइनिंग रीइंफोर्समेंट फॉर शॉर्ट और कैप्टिव कॉलम्स में क्या है हमारे पास। तो ये वो डेवलप्ड लेंथ ऑफ बार है। और यहाँ पे जो है ये देखो, ये यहाँ पे रीइंफोर्समेंट है, हमारी मैट के अंदर ही जा रही है यहाँ रीइंफोर्समेंट। और इसमें जो स्पेसिंग है हम क्या करेंगे, शुड बी मोर देन 1/4 ऑफ मिनिमम मेंबर डायमेंशन ऑफ द बार। तो वही चीज़ जो हमने 1/4 वहाँ पे लिखी थी, तो ये वहाँ पे वही जो है स्पेसिंग कन्फाइन करेंगे, थोड़ी सी ज़्यादा नज़दीक नज़दीक ला सकते हैं। तो फिर उस तरह से हम ये चीज़ निकाल सकते हैं। तो बेसिकली जो है इसमें जो हमारा है एरिया ऑफ बार जो है, जो सर्कुलर टाइज होंगे हमारे पास, उनको यूज़ करने के लिए स्पेशल रेनफोर्समेंट जो है हमने देनी पड़ी है। वो क्या है, एज़ पर फॉर्मूला है। जो हमारा एरिया ऑफ बार होगा वो कितना होना चाहिए, वो ASH होना चाहिए 0.09 SDK FCK अपॉन F AG अपॉन AH माइनस 1.0। तो ये बात जो हो रही है हमारी एरिया ऑफ बार जो है वो निकालने के लिए, उसमें हम देखेंगे पिच ऑफ स्पाइरल कितना देंगे। पिच जो है हमें वो बेसिकली डिस्टेंस है। डायामीटर ऑफ कोर जो होती है मेजर्ड टू द आउटसाइड ऑफ द स्पाइरल, ठीक है। जो डायामीटर ऑफ कोर है वो क्या है, मेजर टू आउटसाइड ऑफ स्पाइरल। जो हमने वो लेटरल टाइज स्पाइरल में वो उसके बाहर बाहर जो है, ठीक है, वो बाहर बाहर जो है वहाँ तक हमें वो लेना है, वहाँ पे डायमीटर। इसी तरह से FCK जो है कैरेक्टर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ कंक्रीट, FY इज यील्ड स्ट्रेस ऑफ अ स्टील टाइज, और ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कॉलम इज AG, K इज इक्वल टू एरिया ऑफ कॉन्क्रीट कोर π/4 DK²। तो ये फार्मूला वगैरह देख चुकी हैं, तो इसके रिगार्डिंग हम निकाल सकते हैं जो हमारे कन्फाइनिंग रेनफोर्समेंट हो सकती है किसकी, जो हमारे टाइज होंगे सर्कुलर या हेलिकल हम कह सकते हैं। तो इसी तरह से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ASH अगर हमें निकालना है यहाँ पे ही, ये अब ये किसके लिए है, ये रेक्टेंगुलर के लिए फॉर्मूला है, रेक्टेंगुलर टाइज के लिए। एज स्पेशल कन्फाइनमेंट रेशो शैल नॉट बी लेस देन, तो कन्फाइनमेंट रीइंफोर्समेंट इससे कम होनी नहीं चाहिए। वो क्या है 0.18 SH FCK/H FCK/FY AG अपॉन AK माइनस 1.0। इसमें दो टर्म्स यहाँ पे चेंज हो रही है। एक तो यहाँ पे हम बात करेंगे H इज इक्वल टू लॉन्गर डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर कोर मेजर्ड अप टू आउटसाइड ऑफ द टाइज, जो होनी चाहिए लगभग वो 300 mm तक हम देखते हैं। और AK जो है एरिया ऑफ कोर इन रेक्टेंगुलर टाइज, बेसिकली जो है एरिया ऑफ कोर इन रेक्टेंगुलर टाइज है यहाँ पे। तो फॉलोइंग एक एग्जांपल दी गई है, इसने हेलिकल जो है निकाली गई है इसमें कि भाई कितनी आ जाती है उसमें वो रेनफोर्समेंट जो है हमारी, जो हमें टाइज देनी है वो किस स्पेसिंग पे हम दे और कितना डाया बार निकालेंगे। तो इसमें सिंपल से एक क्वेश्चन दिया गया है, डिज़ाइन ए कन्फाइनिंग स्पाइरल टाइज फॉर ए सर्कुलर कॉलम ऑफ डायामीटर 300। तो डायामीटर हमें पता है 300 दिया गया है। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमारे पास M20 है, एंड डैट ऑफ स्टील भी हमारे पास Fe415 है। तो डिज़ाइन क्या है करना है, स्पाइरल टाइज हमें डिज़ाइन करनी है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप देख लो आ जाएगा आपके भी। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले स्पेसिंग ऑफ स्पाइरल टाइज शुड नॉट बी मोर देन स्मॉलर ऑफ द, दो कंडीशंस है, इन दो में से जो ही स्मॉलर होगा वही हमें लेना है। पहली कंडीशन है 1/4 300, कौन सा, जो हमने यहाँ पे डायमीटर ऑफ अ कॉलम है हमारे पास 1/4, तो वो हमारे पास 75 आएगा। और बी कंडीशन है हमारे पास 100 mm,
तो एक तो 1/4 ऑफ डाया और बी है हमारे पास 100 कम से कम। तो उनमें से सबसे छोटा कौन सा है, वो 75 है, तो वही लेंगे हम। देयरफॉर S इज इक्वल टू 75। तो इसका मतलब जो है हमारे पास स्पेसिंग जो है वो हमारे पास निकल गई, 75 देनी है हमें। तो अब हम करेंगे एज्यूम हम करेंगे भाई क्लियर कवर जो हम दे रहे हैं वो किसको क्लियर कवर है, जो हमारे पास वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल बार्स है, ठीक है। तो इनके ऊपर हमारे फिर स्पाइरल अलग से होते हैं। तो ये हमारा क्लियर कवर है वर्टिकल बार से लेके हमारा जहाँ तक हमारा डाया ऑफ कॉन ये है हमारा, ये क्या कहते हैं इसको, कॉलम का। तो वो है हमारा 40 mm। तो हमने एज्यूम ही कर लिया, चलो भाई 8 mm का डाया हम ले लेंगे, एज्यूम करके ले लिया हमने। बेसिकली डिज़ाइन है, डिज़ाइन में हमें अगर हमें ये एज्यूमेशन हमारा गलत हुआ तो फिर हम चेंज करेंगे। सबसे पहले अब डी के हम कैसे निकालेंगे। डी के लिए हमने हमारे पास जो है वो बेसिकली क्या है, डायमीटर ऑफ अ कोर। तो जो है मेजर टू आउटसाइड ऑफ स्पाइरल तक हम देखेंगे डायमीटर ऑफ कोर कितना है। तो वो हमारे पास पहले तो 300 है, उसका हम क्लियर कवर कम करेंगे। तो जो मैंने कहा वो वर्टिकल तक ही होता है, वर्टिकल बार्स तक ही क्लियर कवर। तो वहाँ से वो कट के आ जाएगा हमारे पास 80 कट के आएगा, तो 220 रहेगा हमारे पास, है ना। तो 220 को ऐड करेंगे क्योंकि हमें दो साइड से देखेंगे, हमें 8 mm का बार आ रहा है, दूसरे साइड में भी हमें 8 mm का बार आया, तो उसको ऐड करेंगे हम उसके बाद। क्योंकि मैंने कहा जो हमारा जो कवर है वो वर्टिकल तक था, तो हमें ये कंसिडर यहाँ पे करना ही करना है। तो वो आ जाएगा कैलकुलेट करके 236 mm, ठीक है। तो हमारा जो क्रॉस सेक्शन जो है वो AG जो है हमारा, जैसे कि ग्रॉस क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम, वो हमें 300 इंटू 300 d² हम कह सकते हैं। इसी तरह से हमें जो हमारे पास AK एरिया ऑफ कॉन्क्रीट कोर, वो हमारे पास पहले से फॉर्मूला थी π/4 DK का होल स्क्वायर। π/4 तो हमें पता है, और DK जो हमें निकल गया यहाँ पे 236 उसका स्क्वायर, तो हमारे पास AK भी आ जाएगा। तो सारी वैल्यूज़ तो आपको ASH, अब हमारे पास जो ASH है एरिया ऑफ अ बार कितना है, वो हमारे पास फॉर्मूला है 0.09 SDK FCK/FY इंटू AG डिवाइडेड बाई AK माइनस 1.0। तो वो हमें पुट करेंगे 0.9 इधर, S के बजाय 75 जो हमें यहाँ से आया हुआ है, और उसके बाद FC की जो हमें हमारे पास FC की जो है हमारा कैरेक्टर स्ट्रेंथ ऑफ यहाँ पे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे DK का जो वैल्यू हमने पहले पुट किया, उसके बाद FCK की वैल्यू जो हमारे पास 20 है M20 की, और FY जो स्टील की है वो 415 थी। तो हमारे पास AG की वैल्यू भी हमें पहले से मिल चुकी थी, और AK की वैल्यू भी है -1। इसको कैलकुलेट करके हमें हमारा ASH मिल जाएगा, डेट इज़ 47.28 mm²। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हमारे पास 8 mm डाया का बार है वो कितना आ जाएगा, π/4 d²। अगर हम अब π/4 d की जगह 8 का स्क्वायर डालेंगे तो वो हमें मिल जाएगा 50.27 mm², विच इज़ ग्रेटर। तो वो ग्रेटर है हमें किससे, ASH से। तो हेंस जो हमारा 8 mm डाया बार है वो सही है, और हमारी स्पेसिंग भी हमने एडिकेट ही करी थी। तो ये सारा इजी है हमारे लिए, ये इजी क्वेश्चन है आपके लिए। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम कल रेक्टेंगुलर न्यूमेरिकल के बारे में बात करते हैं।